राधे राधे दोस्तों। राघव और सुरेश आज डाइनिंग टेबल पर खाना खाते समय कुछ जल्दी में लग रहे थे। दोनों ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और चले गए। राघव की पत्नी ने आंचल ने डाइनिंग टेबल साफ किया और रसोई में जाकर काम समेटने लगी। आंचल घर की बड़ी बहू थी और सुरेश की पत्नी कल्पना घर की छोटी बहू, जो फिलहाल में प्रेग्नेंट थी और अपने कमरे में लेटकर आराम कर रही थी। लेकिन सुरेश के ऑफिस जाते ही सविता जी अपनी बहू कल्पना के कमरे में गई और जाते ही कहने लगी, अब दिन भर लेटी ही रहोगी क्या? घर की बहुएं दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती हैं तो पूरे घर में मनहूसियत फैल जाती है। जरा उठकर थोड़े बहुत काम ही कर लो। यह सुनते ही कल्पना उठी और वॉशरूम में चली गई और इधर सविता जी भी डाइनिंग टेबल पर आकर अपनी बड़ी बहू आंचल से नाश्ता मांगने लगी। नाश्ते के बाद सविता जी अपने झूले वाली कुर्सी पर आराम से बैठने के बाद अपनी बड़ी बहू आंचल से बोली, बड़ी बहू, तुम जरा मेरे कमरे में जाकर मेरा कमरा ठीक कर दो। पूरा कमरा और अलमारी बिखरी पड़ी है। यह बात सुनते ही आंचल तुरंत उनके कमरे में गई और चुपचाप अपना काम करने लगी। फिर सविता जी ने अपनी छोटी बहू कल्पना को आवाज़ लगाई, छोटी बहू, जरा इधर तो आओ। कल्पना प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था, क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी में कुछ जटिलताएं आ गई थीं, इसलिए अभी वह कमरे में ही थी। सविता जी की बात सुनते ही वह धीरे से उनके पास पहुंची तो सविता जी ने कहा, छोटी बहू, तुम एक काम करो, जरा घर की साफ सफाई कर दो। यह सुनते ही कल्पना ने कहा, मम्मी जी, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वैसे भी डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ऐसे में मैं घर की साफ सफाई कैसे करूंगी? आप मुझे कोई हल्का सा काम दे दीजिए, मैं कर दूंगी। यह सुनते ही सविता जी गुस्से में बोली, मुझे तो तेरे नखरे समझ में ही नहीं आते। तुम मेरे सामने अपनी प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाया कर। चुपचाप जो काम कहा है वह कर। यह बात सुनते ही कल्पना की आंखों में आंसू आ गए। वैसे तो कल्पना की सास अपनी दोनों बहुओं को दबाकर ही रखना चाहती थी, इसलिए वह दोनों बहुओं के नाक में दम करके रख देती थी। ना ही ठीक से खाने पीने देती और ना ही ठीक से आराम करने देती। कल्पना के तो मायके में भी कोई नहीं था, इसलिए मजबूरी में वह अपने ससुराल में ही रह रही थी। नहीं तो प्रेगनेंसी के टाइम पर वह अपने मायके चली जाती। लेकिन यहाँ पर कम से कम उसकी जेठानी उसका ध्यान रखने के लिए तो थी। लेकिन हमेशा सविता जी आंचल को किसी दूसरे काम में लगाकर कल्पना को रुलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कल्पना को रोता देख सविता जी ने कहा, अब ये रोने धोने का नाटक बंद करो बहू, और जितना कहा है उतना काम करो। इस पर कल्पना कहने लगी, मम्मी जी, सुरेश जी ने मुझे खुद ही काम करने के लिए मना किया है। इस पर सविता जी ने गुस्से में कहा, मेरे बेटे को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी और तेरे बीच की बात है, और तुझे क्या लगता है कि तू रोकर दिखाएगी तो मेरा बेटा मुझे गलत समझने लगेगा? अरे तुझे क्या पता, मेरी ही वजह से तो बड़ी बहू का भी अबॉर्शन हो गया था। लेकिन तभी मेरे बड़े बेटे को मेरी गलती दिखाई नहीं दी थी, तो फिर तेरे आंसुओं की क्या ही औकात है? जब सविता जी ने अपनी बहू को ऐसा कहा तो कल्पना की रुलाई और भी तेज हो गई। तो सविता जी की कुटिलता की मुस्कान मुस्काने लगी, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी दोनों बहुओं की बात उनके बेटे नहीं मानेंगे और उन्हें तो कुछ कहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके दोनों ही बेटे उनसे बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही विजयी मुस्कान के साथ जो ही वो पीछे मुड़ी तो पीछे मुड़ते ही उनके कदम रुक गए, क्योंकि पीछे उनके दोनों बेटे एक साथ खड़े होकर हैरानी से उन्हें देख रहे थे। अपने बेटे की बात देखते ही सविता जी ने तुरंत अपने चेहरे का भाव बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अरे बच्चों, आ गए तुम? आज बड़ी जल्दी आ गए ऑफिस से। इस पर उनके बड़े बेटे का चेहरा शक्त हो गया और उसने कहा, माँ, आज तुम्हारा जन्मदिन था तो हम तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आज ऑफिस गए ही नहीं थे, बल्कि एक होटल में तुम्हारे लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी और हम तो यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए आए हैं। लेकिन यहाँ आने पर तो तुमने ही हमें सरप्राइज दे दिया। अभी तुम कल्पना से क्या कह रही थी कि मेरा जो बच्चा खो गया उसमें तुम्हारा हाथ था? आंचल रो रो कर मुझसे कहती रही कि माँ जी ने मुझे भारी सामान उठवाया था, इसी वजह से मेरा अबॉर्शन हो गया। लेकिन
मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से यह बात सुनकर मुझे तो हैरानी हो रही है। बताओ माँ, आखिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? डॉक्टर ने तो आंचल को आराम करने के लिए कहा था, तो फिर तुमने उसे इतना काम क्यों करवाया कि उसने अपना बच्चा खो दिया? यह बात सुनते ही सविता जी तो सकपका उठी और अपनी गलती की सफाई देते हुए कहने लगी, बेटा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस इतना चाहती थी कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। यह सुनते ही राघव भड़क उठा और कहने लगा, माँ, क्या आप डॉक्टर से भी बढ़कर हो गई हैं? कल आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया और उसने अपना बच्चा खो दिया, लेकिन फिर भी आप अपनी गलती से अपने आप को सुधार नहीं सकती। और आपको क्या लगता है कि उस समय आपने जो किया वह अनजाने में किया? तो फिर आप कल्पना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं? सविता जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तभी सुरेश भड़कते हुए बोला, माँ, आपने भाभी के साथ तो बहुत गलत किया, लेकिन आज आप मेरी पत्नी को भी परेशान कर रही हैं। क्या आप चाहती हैं कि मेरी पत्नी के साथ भी वही हो जो भाभी के साथ हुआ? यह कहते कहते उसका गला भारी हो गया, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसे याद आने लगा कि बच्चा खोने के बाद जब भाभी रोते हुए लगातार माँ के ऊपर आरोप लगा रही थी, तभी उसने अपने मन में सोच लिया था कि जब उसकी शादी होगी तो वह अपनी पत्नी द्वारा अपनी माँ के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगने देगा, और वह अपनी पत्नी को भी इतनी छूट कभी नहीं देगा कि वह उसकी माँ पर कोई इल्जाम लगा सके। इसलिए कल्पना कभी कभी दबी जबान में अगर कुछ कहने की कोशिश भी करती तो सुरेश उसके मुंह बंद करवा देता, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सब के पीछे सचमुच उसकी माँ का ही हाथ है। फिर सुरेश ने अपने आप को संयमित करते हुए कहा, माँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे नहीं पता कि और घरों में सास अपनी बहू परेशान करती हैं, वैसे तुम भी अपनी बहू को परेशान करती होगी, लेकिन यह सब सुनने के बाद अब मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। और इतने दिनों में तुमने मेरी पत्नी और भाभी पर जो भी अत्याचार किए हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे पक्ष लेता रहा, लेकिन आज यह सब सुनने के बाद मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को लेकर यह घर छोड़कर कहीं और रहने के लिए चला जाऊंगा। सुरेश की बात सुनकर राघव भी कहने लगा, हाँ, सुरेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं भी माँ के मुंह में अंधा होकर अपनी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। शायद इसीलिए अब भगवान मेरी झोली भी नहीं भर रहा। कहते हैं, जिस घर में बहुओं का सम्मान नहीं होता उस घर में लक्ष्मी भी नहीं रहती और वहाँ सुख समृद्धि का वास भी नहीं होता। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। यह सारा शोर सुनकर आंचल भी वहां पर पहुंच गई थी और अपने पति की बातें सुनकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए कि कम से कम इतने दिनों बाद ही सही, लेकिन उसके पति ने उसके दर्द को महसूस तो किया। राघव और सुरेश ने मिलकर अपनी पत्नियों के लिए बिल्कुल सही फैसला लिया था। यह बात सुनते ही सविता जी नाराज हो गईं और कहने लगी, तुम लोगों को बड़ा घमंड है ना अपनी अपनी पत्नी पर, तो लेकर चले जाओ इस घर से, लेकिन याद रखना तुम दोनों को मेरी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मैं अपनी देखभाल के लिए एक नौकर रख लूंगी, लेकिन मुझे ऐसे बेटे बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपनी पत्नी के गुलाम बने रहें। ये सारी बातें सुनते ही राघव और सुरेश की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वह कहने लगा, माँ, मुझे तो लगा था कि हमारी बातें सुनकर आपको आपकी गलती का एहसास होगा और आप आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेंगी, लेकिन आप तो हमें ही घर से बाहर निकालने पर उतारू हो गई। क्या आप हमारी बिना रह लेंगी? राघव की बात सुनते ही सुरेश की आंखों में आंसू बहने लगे। बचपन से लेकर आज तक की उसे सारी बातें याद आने लगी, लेकिन उसकी माँ का यह रूप भी तो सच था और वह अपनी माँ का यह सच्चा रूप पर यकीन नहीं कर पा रहा था। हर बच्चा अपनी माँ को ममता की मूरत समझता है, लेकिन अगर माँ ही ऐसी घटिया काम करने लगे तो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। राघव और सुरेश सोच समझकर बातें कर रहे थे, लेकिन उनका दिल टूटता जा रहा था। अपने दोनों बेटों की बात सुन सविता जी मुस्कुराकर कहने लगी कि जब मैं तुम दोनों को जायदाद से बेदखल करने की बात की तो आ गए ना लाइन पर। तुम दोनों मेरे सामने नाक रगड़कर माफी मांगो
तब मैं तुम दोनों को इस घर में रहने की इजाज़त दूंगी। मैं तुम लोगों के ऊपर निर्भर नहीं हूँ, बल्कि तुम लोग मेरे घर और जमीन जायदाद के ऊपर निर्भर हो। यह बात सुनते ही राघव और सुरेश ने एक दूसरे का चेहरा देखा और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। और थोड़ी ही देर बाद वह चारों अपना जरूरी सामान लेकर घर से बाहर चले गए और सविता जी वहीं झूले पर बैठी उन दोनों को जाते हुए देखती रहीं। लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें अपनी दौलत पर बहुत घमंड था। उन लोगों के जाते ही सरिता जी ने अपने घर में नौकर चाकर रख लिए और पूरे मोहल्ले में यह बात फैला दी कि दोनों बेटे और बहुएं नालायक थे। लेकिन कहते हैं ना, सच कभी नहीं छुपता। मोहल्ले वाले भी सरिता जी के व्यवहार को जानते थे, इसलिए किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सभी लोग यही कह रहे थे कि सरिता जी ने ही अपने बच्चों के साथ कुछ गलत किया, इसलिए बच्चे घर छोड़कर चले गए। कुछ ही महीनों बाद सरिता जी की तबीयत खराब हुई और वो बिस्तर पर पड़ गई। नौकर उनकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रहे थे। जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई तो पड़ोसियों से कहकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और अपनी गलती की माफ़ी मांगी। लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी और बहुओं के साथ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने जीवन की अंतिम सांस ली। अगर ये एहसास उन्हें पहले होता तो आज उनका एक खुशहाल परिवार होता। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।